Okay, बच्चा पार्टी, yesterday we had seen what is basically a paramagnetic substance, एक diamagnetic substance और एक ferromagnetic substance. ठीक है, तो आपका जो diamagnetic substance है उसमें unpaired electrons नहीं होते हैं, they are basically paired electrons. ठीक है, तो जब भी आप उसको external magnetic field में रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे अलग असर होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे अलग असर होगा. एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाएगा, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट को घटाएगा. ठीक है, जिसके वजह से एक फीबल मैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस के अंदर जनरेट होती है जो बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है. ठीक है, और जब आप किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट विल शो टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, पैरामैग्नेटिक में अपन ने क्या देखा कि भाई आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं. ठीक है, एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक. तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपका पैरामैग्नेटिज्म डिटरमिन होता है. ठीक है, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे ही आप रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल स्ट्रांगली सपोर्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ओके. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका. पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म एज वेल एज डायमैग्नेटिज्म are fundamentally due to the motion of electrons around the atoms in an atom. ठीक है, तो ये प्राइमरली इसके लिए होते हैं. ठीक है, when placed in an external magnetic field, a diamagnetic substance, एक diamagnetic substance develops feeble magnetization in the opposite direction of the applied field. ये कल अपन देख चुके हैं. ठीक है, when a rod of a diamagnetic material, एक rod है diamagnetic material का, is placed in a magnetic field, poles are induced in it in a direction opposite to that of the inducing field. ठीक है, so the lines of force prefer to pass through the surrounding air. तो यहां पे समझ लो कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, तो आपका जो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये इसको अपोज करेगा, तो आपके पोल्स कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड जो है तो ऐसे जाएंगे, दे विल बेसिकली गो लाइक दिस. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे क्रिएट हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, सो द लाइंस ऑफ फोर्स जो ऐसे स्ट्रेट जाने चाहिए थे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटाइजेशन की वजह से, ठीक है, वो थोड़े से ऐसे होकर जाएंगे क्योंकि दे डू नॉट वांट टू इंटरसेक्ट दिस बिकॉज दिस इज अपोजिंग, ये अपोज कर रहा है. ठीक है, ओके. सो द लाइंस ऑफ फोर्स प्रिफर टू पास थ्रू द सराउंडिंग एयर देन टू पास थ्रू द मटेरियल इटसेल्फ. दैट इज लाइंस ऑफ फोर्स गेट्स एक्सपेल्ड और रिपेल्ड. तो ये भाई साहब आपको दिखेगा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे एक्सपेल हो जाएगा. ठीक है, consequently the magnetic induction B inside the material becomes less than the magnetizing field. तो magnetic induction B inside the material, तो B inside the material is lesser than the magnetizing field H जो बाहर है. ठीक है, ये इससे लेस होगा. ठीक है, B naught will be equal to how much? B naught will be equal to mu naught, that is permeability of free space into H. The reduction is very small, about 1 part in 10 raised to 5. ठीक है, 1 part in 10 raised to 5. When a watch glass, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है. एक वॉच ग्लास आपने लिया है. वॉच ग्लास मतलब एक ऐसा एक यूटेंसिल है जो ग्लास से बना हुआ बेसिकली. ठीक है, इस पे आपने एक डायमैग्नेटिक लिक्विड को रख दिया है. कोई ऐसा लिक्विड है जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ है, इसको आपने रख दिया है और इसको भाई साहब नॉर्थ साउथ ऐसे आपका भाई साहब मैग्नेट है, इसके ऊपर आप रख रहे हो. ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, व्हेन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग अ डायमैग्नेटिक लिक्विड इज प्लेस्ड ओवर टू क्लोजली लाइंग, ठीक है, पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट, टू क्लोजली लाइंग पोल पीसेस ऑफ अ मैग्नेट. एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है. ऑब्वियसली आपने वी हैव बेसिकली सिलेक्टेड अ हॉर्सशू मैग्नेट. ठीक है, द लिक्विड इज फाउंड टू मूव टुवर्ड्स द पोल्स. ऐसे मूव होगा ये. ठीक है, इट विल मूव टुवर्ड्स द पोल्स. ठीक है, तो एक डिप्रेशन बीच में क्रिएट हो जाएगा. इट विल बेसिकली क्रिएट अ डिप्रेशन. ठीक है, तो दिस इंडिकेट्स दैट द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन द मिडिल देन द पोल्स. ठीक है, अगर डायमैग्नेटिक है. नाउ द पोल्स आर मूव्ड, तो जब आप इसको बहुत पास रखेंगे, जब इन मैग्नेटिक पोल्स को आप बहुत पास रखेंगे तब आपको ऐसा दिखेगा, डायमैग्नेटिक फील्ड में एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा और ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, क्लियर है. जब आप इसको दूर लेकर जाएंगे, जब यही मैग्नेटिक जो आपका जो हॉर्सशू मैग्नेट है, इसके पोल्स को अगर आपने और ज्यादा दूर लग दिया, वॉच ग्लास वही है, तो आपको दिखेगा कि ये ऐसे हो गया. ठीक है, इट विल टेक दिस शेप. वही सेम सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक फ्लूइड है ये. ठीक है, in one case it will split apart causing a depression wherein the poles are closer, and when the poles are further apart it will form something like this. Okay, now if the poles are moved apart sufficiently, the magnetic field in the middle becomes weaker than near the poles.
कॉन्सिक्वेंटली द लिक्विड एक्यूमुलेट्स। तो इसका रीजन क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मूवमेंट हमेशा स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ होता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है। ठीक है, अभी आप देखो जब इनको पास ला रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर मेकिंग इट बेसिकली क्लोजर, तो आपका स्ट्रॉन्गर किधर है? बीच में, है ना। जितने मैग्नेटिक पोल्स को पास लाएंगे आप, उतना उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड जो है उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अभी इन दोनों के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां से कहां मूव करता है? स्ट्रॉन्गर टू वीकर। इसका मूवमेंट क्या होता है भाई साहब? स्ट्रॉन्गर टू वीकर, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। ठीक है, तो ये कैसे मूव करेगा भाई साहब? स्ट्रॉन्गर टू वीकर, ऐसे। यहां पे कम हो जाएगा क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो गया है भाई साहब, यहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, यहां पे कंपैरेटिवली वीकर फील्ड है, तो इधर मूव करेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, और इसी चीज को जब आप ऐसे रखते हो, यहां पे अब क्या हो गया? दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो वीकर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है भाई साहब, दिस इज वीकर, ये स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया है, तो अभी बीच में वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इधर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। ठीक है, सो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल ऑलवेज शो अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द वीकर टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो दिस इज अ फिनोमेना which we will notice in a diamagnetic semi fluid या liquid आप बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, it is based on the fundamental property that diamagnetic substance feebly opposes the external magnetic field। बहुत वीकली वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है और उसका मूवमेंट हमेशा वीकर से स्ट्रॉन्गर से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? समझा? बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, so this is a phenomena that is noticed when a rod of a diamagnetic material is suspended freely। अभी भाई साहब आपने एक रॉड को सस्पेंड कर दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल है, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, इट अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कैसे अलाइन करेगा भाई साहब? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा ऐसे अपने आप को अलाइन करेगा। क्यों ऐसा अलाइन करेगा भाई साहब? व्हाई विल इट अलाइन लाइक दिस? ठीक है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये क्या करेगा भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के ये भाई साहब अगेंस्ट में आएगा। सो इट विल ऑलवेज अलाइन इटसेल्फ अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड। इट विल मूव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर टू अ वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट अलाइंस इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। As a diamagnetic substance develops a weak magnetization in the opposite direction of the magnetizing field, the susceptibility, अपन susceptibility पढ़ चुके हैं कल, क्या था? susceptibility M लिख सकते हैं या susceptibility ऐसे भी लिख सकते हैं। ये internal magnetization upon external magnetization है भाई साहब। ठीक है, magnetization upon magnetizing intensity जो बाहर है भाई साहब of the diamagnetic material small and negative। ठीक है, so as diamagnetic substance develops a weak magnetization, मतलब यहाँ पे जो है देखो ये internal magnetization है, मतलब सब्सटेंस के अंदर वाला मैग्नेटाइजेशन है, और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये अपन ने ससेप्टिबिलिटी देखा, कल देखा था हमने। ठीक है, तो क्योंकि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में फीबल मैग्नेटाइजेशन है, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू काफी कम होगी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो आपका ये जो रेशियो आएगा ये बहुत कम आएगा। इट इज टू अ ट्यून ऑफ 0.00015 भाई साहब, इतना आ रहा है। और माइनस क्यों आ रहा है आदित्य? माइनस क्यों आ गया? चलो ये तो लेस आया इसलिए क्योंकि ये एज कंपेयर टू ये बहुत कम रहेगा। जो m है इसकी वैल्यू एज कंपेयर टू h बहुत कम होगी, लेकिन माइनस क्यों होगा? सिंपल है, एकदम सिंपल। माइनस क्यों होगा? डायरेक्शन की वजह से। किसका डायरेक्शन? ओके ओके, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का उसका उल्टा होगा। ठीक है, यस, डायरेक्शन की वजह से। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन जो है वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, इसको रिपल्स करेगा, फीबली अपोज करेगा। इट विल फीबली अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स द रीजन वी आर गेटिंग अ नेगेटिव। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी आपकी नेगेटिव आएगी और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भी कम होगी, ससेप्टिबिलिटी वैल्यू विल बी लेसर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए भाई साहब, अभी द रिलेटिव परमिएबिलिटी। अभी आपने रिलेटिव परमिएबिलिटी देखा भाई साहब, क्या होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब रिलेट कर रहे हैं आप परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। और अपन ने कल देखा रिलेटिव परमेबिलिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस साई ऑफ एम। ठीक है, साई ऑफ एम क्यों? क्योंकि साई ऑफ एम है आपका ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो आपका रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ओके, सो इज पॉजिटिव
ये भाई साहब पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और बहुत कम होगी। आपने देखा यहाँ पे -0.00015, और क्योंकि ये 1 ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा, तो आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या आ जाएगी? आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, कह रहे बट लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 से आप इसको माइनस करोगे तो ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। ठीक है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द टेम्परेचर। तो ससेप्टिबिलिटी भाई साहब दोनों पे भी इंडिपेंडेंट है। किस पे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे एंड द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब कोई असर नहीं आएगा के टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, टेम्परेचर का सबसे बड़ा असर किस पे दिख रहा है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। ठीक है, बहुत ज्यादा असर दिख जाएगा क्योंकि वहां पे झुंड है। ठीक है, डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक में भाई साहब जितना असर होगा उससे कहीं ज्यादा असर आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे होगा। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड। तो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होता है वो उतनी देर तक ही चलेगा जितनी देर तक आपने उसको भाई साहब एक मैग्नेट के बीच में रखा है। जितनी चाबी भरी राम में उतना चले खिलौना। ठीक है, तो भाई साहब जितनी देर तक आपने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, तभी तक वो थोड़ा बहुत डायमैग्नेटिज्म डिस्प्ले करेगा। ठीक है, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा लेते हैं वो डायमैग्नेटिज्म डिस्प्ले नहीं करेगा। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके ओके ओके। डायमैग्नेटिज्म इन सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, when a metal is cooled to a temperature below its critical temperature in a magnetic field, it attains both superconductivity and perfect diamagnetism. ठीक है, ये आपके कोर्स में नहीं है, but just in the magnetic lines of force get completely expelled from it and it repels a magnet. तो ये भाई साहब एक मैग्नेट को रिपेल करेगा। For this material psi is equal to -1 and mu r की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, psi की वैल्यू। This phenomena of diamagnetism in superconductors is called Meissner effect. This effect forms the basis for running magnetically leviated super fast trains. आपके जो super fast trains होते हैं वो बेसिकली कैसे चलते हैं? मतलब ये आपके पटरी के ऊपर हो जाते हैं लेकिन डी ट्रैक नहीं होते हैं क्योंकि इनका पटरी के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहता है। ठीक है, सुपर फास्ट ट्रेन्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस when placed in an external magnetic field, a paramagnetic substance develops feeble magnetization in the direction of the applied field. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में feeble magnetization डेवलप होता है। ठीक है, ओके, तो पैरा और ये आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलता है। ठीक है, फीबल मैग्नेटिज्म इसमें भी डेवलप होगा, बट द थिंग इज दैट अभी देखो सारे जो असर आप देख रहे थे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, उनके उल्टे असर आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या दिख रहा था? इट विल रिपेल द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस सपोर्ट्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपके पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये वाला क्या होगा? नॉर्थ पोल। और अगर ये साउथ पोल है तो ये वाला साउथ पोल होगा। पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल होगा, और ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तभी ये सपोर्ट करेगा। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में लाइंस भाई साहब ऐसे जा रहे थे। ठीक है, ऐसे, इसको अवॉइड करते हुए यहां पे भाई साहब इससे घुसते हुए जाएंगे। ठीक है, बाहर भी आपके लाइंस जाएंगे तो इससे चिपट के जाएंगे भाई। ठीक है, इसके अंदर से जाएंगे। So when a rod of paramagnetic material is placed in a magnetic field, the lines of force prefer to pass to it to the surrounding air. That is, the lines of force get slightly more concentrated inside the material. ये भाई साहब इसके अंदर से जाने की कोशिश करेंगे तो चिपट जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे भाई साहब डायमैग्नेटिक में ऐसे फैल जाएंगे। ठीक है, they will basically try to avoid the diamagnetic substance. Here they will try to take the path of the paramagnetic substance. ठीक है, बिकॉज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंटरनली सपोर्टिंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड लाइंस दिखेंगे विद इन द व्हेन अ वॉच ग्लास। अभी अगर आप वॉच ग्लास ले रहे हो तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या टेंडेंसी है? दे विल मूव और शो अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड एज अगेंस्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विच शो अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपने एक वॉच ग्लास में पैरामैग्नेटिक फ्लूइड लिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल को बहुत पास में रखा हुआ है, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? यहां पे है। दिस विल बी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिखेगा कि भाई साहब यहां पे पहाड़ बन गया है। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, और जब आप इसको ऐसे इसका डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली यहां पे क्या हो जाएगा? वीकर मैग्नेटिक फील्ड। आपको दिखेगा भाई साहब ये फैल गया है, क्रिएटिंग अ डिप्रेशन इन बिटवीन। आर वी क्लियर टू दिस वन थिंग्स? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल, आप दोनों को कंपेयर करते हुए आगे पढ़ रहे। ठीक है, ओके। सो अगर आपने भाई साहब एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को
एक मैग्नेट के बीच में रख दिया तो वो अपने आप को मैग्नेटिक लाइंस के साथ अलाइन कर लेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, अपने आप को परपेंडिकुलर रखेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विल कीप इटसेल्फ परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स, whereas this will align itself, because ये ऐसा ही अलाइन होगा ना भाई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, देखो अगर समझ लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है समझ लो, ठीक है। ये परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका भाई साहब नॉर्थ पोल है तो ये इसको भाई साहब ढकेलेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका साउथ पोल है भाई साहब, ये इसको ढकेलेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों भाई साहब, दोनों तरफ से फोर्स जो है तो सेम आ रहे, इसीलिए ये भाई साहब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। बट यहां पे अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भाई साहब, एक पोल आपका साउथ पोल है, एक नॉर्थ हो जाएगा। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो दे विल अलाइन देमसेल्व्स अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो दे विल, a paramagnetic substance will be parallel to the magnetic field. A diamagnetic substance when freely suspended between a magnet will be perpendicular to the magnetic field. freely suspend जब आपने किया है मतलब उसको घूमने की आजादी है, ठीक है। मतलब उसको आपने सस्पेंड किया तो it can rotate itself and position itself as per its convenience, ठीक है। So when a rod of paramagnetic material is suspended freely in a uniform magnetic field, it aligns itself parallel to the magnetizing field. A paramagnetic material develops small magnetization in the direction of the magnetizing field, ठीक है। So its susceptibility has small but positive value. इसकी susceptibility भाई साहब small but positive value होगी। Positive value क्यों होगी, क्योंकि भाई साहब ये external magnetic field के direction में है तो ये support कर रहा है उसको, ठीक है। तो opposite direction नहीं है as was the case of diamagnetic, लेकिन value अभी भी small ही होगी। Susceptibility की value देखिए 1.8 into 10⁻⁻⁶ है, अभी भी ये small ही है, ठीक है। The relative permeability for a paramagnetic material has a value slightly greater than 1, क्योंकि यहां पे भाई साहब आपका 1, ठीक है। आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस साई एम, साई एम आपका पॉजिटिव है तो आपका ग्रेटर देन 1 होगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का लेस देन 1 था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ग्रेटर देन 1 होगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी समझ में आ रहा है भाई साहब, इन सारे पैरामीटर्स को आप कंपेयर करते हुए जा रहे हैं। Relative permeability for a diamagnetic substance was lesser than 1. Why? Because the susceptibility was negative. Why? Because the internal magnetization which was developed, okay, was although feeble but opposite in direction to the external magnetic field, because of which the ratio of m by h, which is susceptibility, was negative. ठीक है, यहां पे भी भाई साहब susceptibility की वैल्यू जो है तो कम है, बहुत कम है, 1.8 into 10⁻⁻⁶। लेकिन यहां पे m by h की जो रेशियो होगी वो आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल सपोर्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द direction of internal magnetic field will be in sync with the direction of external magnetic field, ठीक है। तो इसीलिए आपका relative permeability for a paramagnetic substance will be greater than 1. Are we clear to these things people? Okay, ठीक है। The magnetic susceptibility of a paramagnetic material varies inversely with nature. इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है इसको। ज्यादा करके आपके जितने भी क्यूरी के जो सवाल आते हैं वो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे बेस्ड होकर आते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का भाई साहब ससेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, क्यूरीज कांस्टेंट अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो आपका ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अगर आपने ससेप्टेबिलिटी को एक्स एक्सिस में प्लॉट किया है और टेम्परेचर को वाई एक्सिस में, यू विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। Where C is called the constant, called the Curie constant, and this equation is known as Curie's law. For a given temperature, the intensity of magnetization is proportional to the magnetic field. So the susceptibility and permeability do not show any variation with the field B0. ठीक है, इसका भाई साहब कुछ भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। As soon as the magnetizing field is removed, a paramagnetic substance loses its magnetism. तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपका psi m for a paramagnetic substance will be equal to Curie's constant upon absolute temperature, ठीक है। Properties of ferromagnetic substances. So we have seen diamagnetic, ferromagnetic, diamagnetic and paramagnetic. अगर आपने भाई साहब वॉच ग्लास में किसी फ्लूइड को रखा है, अगर आप उसको दूर लेकर जा रहे हैं तो डायमैग्नेटिक में भाई साहब क्या हो जाएगा, इट विल बेसिकली वो हिल शेप्ड हो जाएगा, और जब आप उसको पास ला रहे हैं तो वो डिस्पर्स हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक में जस्ट उल्टा होगा, पैरामैग्नेटिक में आपका मैग्नेटिज्म विल बी इन सिंक विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
डायामैग्नेट में आपका मैग्नेटिज्म विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सब आपके भाई साहब रीजंस हो गए। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस exhibit properties similar to those of paramagnetic substances but in a highly dominant manner. These are as follows. When placed in an external magnetic field, a ferromagnetic material develops strong magnetization in the direction of applied field. जैसे ही आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं, ठीक है, when placed in an external magnetic field, a ferromagnetic material develops strong magnetization in the direction of the applied field. तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन डेवलप करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स concentrate greatly into the material so that the magnetic induction becomes much more than the magnetizing field, ताकि मैग्नेटिक इंडक्शन आपके मैग्नेटाइजिंग फील्ड से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? When a ferromagnetic substance is placed in a non-uniform magnetic field, it moves from weaker to stronger. पैरामैग्नेटिज्म के साथ भाई साहब, ये पैरामैग्नेटिज्म में और फेरोमैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है? फेरोमैग्नेटिज्म का जो फील्ड है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है, एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिज्म। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ओके। व्हेन अ रॉड ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज सस्पेंडेड फ्रीली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट क्विकली अलाइंस इटसेल्फ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी फॉर इट्स स्मॉलर वैल्यूज। फॉर मॉडरेट वैल्यूज H and M increases rapidly. This indicates the attainment of saturation stage of magnetism. Susceptibility भाई साहब क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली M by H होगा। यहां पे फेरोमैग्नेटिज्म में, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो इंटरनल मैग्नेटाइजेशन डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन से ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको ऐसे समझो कि जो लोग मछुआरे होते हैं, मतलब मछली पकड़ते हैं, ठीक है, तो जब वो जाल डालते हैं, कभी कभी भाई साहब इक्का दुक्का आ गया और कभी कभी झुंड भाई साहब आ जाता है। ठीक है, तो मतलब उनका एक्सपेक्टेशन, उन्होंने डाला भाई साहब 30 किलो का जाल और भाई साहब मछली फंसी भाई साहब 50 किलो की, 60 किलो की, ऐसा हो सकता है एक साथ जब झुंड में। और झुंड में कब होता है? जैसे किसी शार्क ने उनको मतलब भगाया होगा या किसी वेल ने भगाया होगा, तो ये सारे झुंड भाई साहब इस जाल में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ फेरोमैग्नेटिज्म में भी होता है। ये सब झुंड में है, ठीक है, ये डाइपोल्स हैं, ये सब झुंड में है। जैसे ही आपने उसको भाई साहब एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा, पूरा का पूरा झुंड अलाइन हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। इसीलिए इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जो होगा एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन से भी ज्यादा होगा। इसको ऐसे समझो कि भाई साहब आप एक मछुआरे होने के चलते आपने ऐसा प्रोक्रेस्टिनेट किया कि भाई साहब इस जगह से हम ज्यादा से ज्यादा 30 किलो मछली निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हुआ कि भाई साहब 60 किलो मछली फंस गई उस जाल में। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो आपका साई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटरनल मैग्नेटाइजेशन से भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भाई साहब पूरा झुंड है और पूरा झुंड एक ही तरफ हो गया है। ऐसे झुंड में जो भाई साहब डाइपोल्स थे, ऑल ऑफ देम गेट अलाइंड। ठीक है, एक भीड़ की तरह अलाइंड हो गया है। समझ लीजिए, आपको अगर कोई जुलूस निकालना है, कल एक जुलूस निकला था भाई साहब, जैसे इस तरीके का अगर आपको कोई जुलूस निकालना है, ठीक है, और आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ए भाई साहब आ जाओ, ए भाई साहब आ जाओ, आप ऐसा इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन समझो भाई साहब कामोटे के हर एक सेक्टर में 20-20 जन ऐसे ही हैं, ऐसे हैं। ठीक है, इनको जब आप इकट्ठा करोगे और आप कॉल कर करके या घर घर में जाकर देख को बुला रहे हो, तो ये वाले दोनों प्रोसेस में कौन सा ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा? ये जो 20-20 जन भाई साहब हर सेक्टर में है, फट से आ जाएंगे, फट से भाई साहब भीड़ हो जाएगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ प्रोसेस आपके फेरोमैग्नेटिज्म में हो रहा है। ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म में भाई साहब एक एक करके आ रहे हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिज्म में पूरा झुंड आ रहा है, और झुंड के आने की वजह से क्या हो जाएगा? आपका जो इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है वो आपके एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन से ज्यादा हो जाएगा। दिस विल बी बेसिकली मोर। इसीलिए ये रेशियो आपका 1 से ज्यादा होगा। डायामैग्नेटिज्म में और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आपका रेशियो 0.00 कुछ आएगा, यहां पे भाई साहब 1 से ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फॉर M इज मच मच ग्रेटर देन H फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल थाउजेंड्स। ठीक है, द रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज μr इज इक्वल टू 1 + psi m of a ferromagnetic material has a large positive value. It is of the order of several thousands. तो ये भाई साहब बहुत बड़ा होता है। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी भाई साहब 1000 तक चला जाएगा। ठीक है, अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, तो 1 से थोड़ा सा कम होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा। और डायामैग्नेटिक के लिए 1 से थोड़ा सा कम, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी जो है डायामैग्नेटिक में स्लाइटली नेगेटिव होती है, मतलब स्मॉल वैल्यू नेगेटिव, और ससेप्टिबिलिटी फॉर पैरामैग्नेटिक स्मॉल वैल्यू पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंगली भाई साहब रिलेटिव परमिएबिलिटी थोड़ा सा 1 से ज्यादा या कम होता है, लेकिन यहां पे भाई साहब थाउजेंड्स में चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू खुद ही 1000 के ऊपर चला जाता है। इट इज रनिंग इनटू थाउजेंड्स। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके,
ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसको नोट कर लीजिए भाई साहब। ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एज पर क्यूरी बेसिस लॉ साई एम विल बी इक्वल टू साई डैश अपॉन टी माइनस टी सी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक डिक्रीजेस विद टेम्परेचर इन अकॉर्डेंस विद दिस। भाई साहब आपका आपने फेरोमैग्नेटिक में क्या देखा भाई, आपका पैरामैग्नेटिक में क्या देखा, साई एम इज इक्वल टू सी अपॉन टी। यहां पे भाई साहब साई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी डैश अपॉन टी माइनस टी सी, ठीक है। ये आपका क्यूरी का टेम्परेचर है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये क्यूरी कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में, होगा क्या, अफला तफली बढ़ जाएगी। और अफला तफली जब बढ़ती है तो झुंड में बढ़ जाती है भाई साहब। देखो तो समझ लो आपका भाई साहब स्कूल है, ये 8 का ग्रुप है, ये 9 का ग्रुप है, 10 का ग्रुप है, 11 का ग्रुप है। तो किसी ने दौड़ा लिया भाई साहब सबको अगर, ठीक है, तो अफला तफली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब सब लोग एक गेट से निकले, ये नहीं हो पाएगा, कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है, इफ यू हैपन टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो अभी एक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन नहीं होगा, एक पूरे झुंड का दूसरे झुंड के साथ कोलिजन होगा, जिसके वजह से मैग्नेटिज्म बढ़ने के जगह पे घटेगी, ठीक है। यही यहां पे हो रहा है, देखो दिस विल बेसिकली ससेप्टिबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, ससेप्टिबिलिटी विल बिकम लेसर एंड लेसर, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। द मोर यू इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्रेटर इट विल बी देन द क्यूरी टेम्परेचर एंड द हायर विल बी द डिनोमिनेटर वैल्यू। द हायर इज द डिनोमिनेटर वैल्यू द लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू भाई साहब गिरती रहेगी, ठीक है। तो आपका ये हो गया पैरामैग्नेटिक का और ये हो गया भाई साहब फेरोमैग्नेटिक का, ठीक है। दोनों में टेम्परेचर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, लेकिन इस पे ज्यादा असर गिरेगा क्योंकि यहां पे ये पूरा का पूरा झुंड इंपैक्ट होगा, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड द क्यूरी पॉइंट द ससेप्टिबिलिटी सडनली फॉल्स एंड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्यूरी पॉइंट पे आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। फेरोमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक बनना मतलब मैग्नेटाइजेशन में डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है भाई साहब, वो गिर गया क्योंकि आपका कहां आप देखो भाई साहब रिलेटिव परमेबिलिटी थाउजेंड्स में है फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और कहां आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जस्ट 1 से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो धम से गिरेगा भाई साहब, बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट द ससेप्टिबिलिटी सडनली फॉल्स, और ये फॉल बहुत बड़ा फॉल है क्योंकि ससेप्टिबिलिटी फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज क्लोज टू 1000 एंड फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इट इज क्लोज टू 1 पॉइंट समथिंग। तो ठप्प से ये गिरेगा सडनली, ठीक है, एंड इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक क्यूरी पॉइंट के बियॉन्ड, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड यू क्रॉस द क्यूरी पॉइंट, ठीक है, the ferromagnetic substance will turn out to be a paramagnetic substance, ठीक है। The magnetization developed depends not only on the value of magnetizing field but also on the past magnetic and mechanical history of the material. A ferromagnetic substance retains magnetism even after the magnetizing field is removed, जो आपको डाया और पैरा में नहीं मिलता है, ठीक है। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप देखोगे कि अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को रिमूव कर दिया है तो थोड़ी देर तक वो मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा, ठीक है। इट विल एक्चुअली रिटेन इट्स मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर समझो एक सिनेरियो दूं मैं आपको कि यहां पे लेट्स से एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है, और इसमें आपने कोई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को अलाइन किया है, ठीक है, किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को चिपकाया है, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहां पे चिपकेगा, ऑब्वियसली इस जगह पे चिपकेगा, लेट्स से इट्स अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे अगर आपने किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को चिपकाने की कोशिश की, आयरन वगैरह, वो कहां पे चिपकेगा, मैं इस पे नहीं बोल रहा हूं, इस पे, समझ में आ रहा है। अगर ये नहीं होता था तो ऑब्वियसली ये इस पे चिपकता था, लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो कहां पे चिपकेगा, इस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पे। देखो ये वीकर मैग्नेटिक फील्ड है जहां पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जाकर चिपकेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये वाले आपके स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन्स हो जाएंगे, तो आपके जितने भी आयरन फिलिंग्स होंगे ये यहां पे चिपकेंगे, ठीक है। अगर आप भाई साहब एक मैग्नेट लेते हो और इसमें आप डालते हो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पहली बात तो अपने आप को इधर नहीं, या तो इधर अलाइन करेगा, ठीक है। और उसमें अगर आप फेरोमैग्नेटिक डालते हो तो वो डायरेक्टली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर रहेगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज सपोर्टिंग द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर डालोगे तो वो कहां पे अलाइन होगा, वो हमेशा पोल्स की तरफ ही अलाइन होगा, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। अच्छा एक और चीज, अगर आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके
उसके ऊपर तो अलाइन नहीं होगा, बल्कि उसके एकदम साइड्स में अलाइन होगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, तो जैसे समझ लो आपने ये चुंबक है, ठीक है, मैग्नेट है, उस पर आपने लोहे को अटैच किया, क्या लोहे पे एक और लोहा अटैच हो सकता है? होगा, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिज्म को कंटिन्यू रखता है, इट सपोर्ट्स मैग्नेटिज्म, ठीक है। दूसरा लोहा भी बैठ रहा है, उसमें चिपक जाएगा, इस दूसरे लोहे पे भी तीसरा लोहा चिपक जाएगा अगर मैग्नेट आपका स्ट्रांग हुआ तो, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी जनरली सी। ओके, अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन्स मैग्नेटिज्म। तो आपका भाई साहब बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? 1 प्लस साई, विच इज बेसिकली ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी आपका किसका? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या हो जाएगा भाई साहब? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि आपका m/h का जो रेशियो है दैट इज लेसर देन 1, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का। परमिएबिलिटी इज लेस देन 1, तो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है लेस देन वो होगा। परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज बिटवीन 0 एंड 1, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी आपकी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के किसके किसके बीच में होगी? बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है भाई साहब। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस 0.00015, ये कुछ आंसर आएगा तो 0 और 1 के बीच में ही होगा आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड बट पॉजिटिव, तो स्मॉल है बट पॉजिटिव है, ठीक है। अगेन यहां पे भी आपका m/h का जो रेशियो है, यहां पे भी m आपका h से लेस है, लेकिन m आपका सेम डायरेक्शन में है एज h। इंटरनल मैग्नेटाइजेशन इज इन अलाइनमेंट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो परमिएबिलिटी इज स्लाइटली ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज अगेन बिटवीन 0 एंड +1, यहां पे 0 एंड 1, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा, थोड़ा सा ग्रेटर देन 1 होगा। हम बिटवीन 1 to 2 भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा लार्ज होगा, इट इज रनिंग इनटू थाउजेंड्स, ठीक है, बिकॉज प्राइमरली इंटरनल मैग्नेटाइजेशन इज फार मोर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्लियर है। परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। रिलेटिव परमिएबिलिटी इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। तो ये आपके भाई साहब डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के भाई साहब हो गए, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, किसका नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब? ये तो ठीक है, डायामैग्नेटिक मटेरियल ओनली। डायामैग्नेटिक मटेरियल ओनली क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका m/h जो है वो पहली बात तो लेस देन 0 होगा, और दूसरी बात ये कि m का डायरेक्शन और h का डायरेक्शन अलग है, ठीक है, जिसके वजह से आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विच इज इक्वल टू m/h, ऑब्वियसली m is lesser than h and m का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ h, सो इसीलिए आपका ये ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ओके, susceptibility is large and positive for ferromagnetic materials, it is small. If a diamagnetic substance is brought near north or south pole of a bar magnet, तो वो क्या करेगा भाई साहब? It is repelled by the poles, वो रिपेल होगा, क्योंकि उसमें जो मैग्नेटिज्म होगी वो ऑपोजिट इन ट्यून होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। इट विल बी रिपेल्ड बाय द पोल्स। ओके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डू नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इन पे भाई साहब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मतलब भाई साहब इनका क्या होगा? देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसमें सारे के सारे आपके भाई साहब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑल ऑफ देम विल बी पेयर्ड। तो जैसे आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता जाता है, ठीक है। Okay, so as they magnetize in the opposite directions of the magnetic field, these substances are repelled in an external magnetic field. Hence, it will be repelled by the poles. भाई साहब ये पोल से रिपेल हो जाएगा. Okay. The magnetic moment of a diamagnetic atom, ठीक है, magnetic moment of a diamagnetic atom is much greater than 1, is equal to 1, between 0 and 1, or is equal to 0. तो आपका देखो in diamagnetic materials, all the electrons are paired. So their magnetic moment is equal to 0. अगर आपने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो यहाँ पे वही है, देखो आपका भाई साहब एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट आपका 0 ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन से जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, दूसरे का स्पिन से वो कैंसिल आउट हो रहा है, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होते हैं, ठीक है। So in diamagnetic materials, all the electrons are paired, so the magnetic moment is equal to 0. Therefore, option D is the correct answer. ठीक है? Nickel shows ferromagnetic property at room temperature. Nickel आपका क्या है? Ferromagnetic substance है. Iron, cobalt, nickel ये सब आपके ferromagnetic substances हैं. कल हमने देखो डिस्कस किया था कौन कौन से substances आपके diamagnetic है, ferromagnetic है और paramagnetic है.
ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड क्यूरी, तो जब भी आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर के बियॉन्ड ले जाते हैं, तो इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट बिहेविंग, इट विल शो पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा। साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूरी टेम्परेचर इंटू म्यू नॉट अपॉन 1 सॉरी टी माइनस टी सी। ये हो गया आपका भाई साहब क्यूरी टेम्परेचर, ये हो गया आपका क्यूरी टेम्परेचर, ये हो गया आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, टी हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सॉरी ये आपका क्यूरी कांस्टेंट है, आई एम सो सॉरी, ये आपका क्यूरी कांस्टेंट है एंड टी सी इज बेसिकली द क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। सी इंटू म्यू नॉट अपॉन टी माइनस टी सी, ठीक है। If the magnetic dipole moment of an atom of diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material is denoted by UD, UP and UF, ठीक है। तो आपका ये मैग्नेटिक मोमेंट है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का देयर विल बी समथिंग, फेरोमैग्नेटिक का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो आप बोल सकते हैं डायमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों भाई साहब तो ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। यहां स्टार्ट करते हैं भाई साहब। यूपी इज, यूडी की कोई वैल्यू दी हुई है, यूपी इज इक्वल टू 0, पैरामैग्नेटिक 0 नहीं होगा। देखो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट 0 ही होगा, तो ये दोनों ऑब्वियसली नहीं हो सकते, ठीक है। यूपी की वैल्यू 0, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पैरामैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। यूडी की वैल्यू 0, ये हो सकता है, ठीक है, डायमैग्नेटिक का होगा ही, और यूपी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अ थिन डायमीटर रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field. Hence the rod gains gravitational potential energy. The work done comes from, ये कहां से आ रहा है भाई साहब, देखो एक diametrical rod है, is placed vertically between the poles of an electromagnet. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्प्ले करेगा जब आपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है। When the current in the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up. ये भाई साहब ऊपर चला गया, ठीक है, it is pushed up out of the horizontal magnetic field. तो ये भाई साहब ऊपर चला गया out of the horizontal magnetic field. Hence the rod gains gravitational potential energy. भाई साहब ये जब भी आप किसी चीज को ऊपर लेकर जाते हैं तो उसके अंदर gravitational potential energy स्टोर होती है, ठीक है। The work required to this comes from current source, the magnetic field, the lattice structure of the material of the rod, और द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है? नहीं है भाई साहब, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से आया तो ये इट इज नॉट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका और क्या हो जाएगा, करंट सोर्स? नहीं भाई साहब ये भी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द रीजन? और द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, ये रीजन होगा। लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, आपका जो मटेरियल ऑफ द रॉड है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो इसीलिए भाई साहब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। इट इज एक्चुअली रिपेलिंग द, आपका भाई साहब ये रिपेल करता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कैसे करेक्ट हो गया भाई साहब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर बैटरी, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस इन इट, फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड पुशेस द रॉड अपवर्ड्स। ओके, यहां पे मैंने अज्यूम किया था कि या तो डायमैग्नेटिक होगा या तो पैरामैग्नेटिक होगा या तो फेरोमैग्नेटिक, यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ रॉड है ये, ठीक है। इसको आपको कोई एजम्पशन ही नहीं करना है कि डाया है या पैरा है या फेरो है, ठीक है। सो अगर हम इसको बिना अज्यूम किए कह रहे हैं, इन दिस केस द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कनेक्टेड टू द बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये भाई साहब सोर्स ऑफ ईएमएफ है, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इन इट, फोर्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड पुशेस द रॉड अपवर्ड्स। तो सिर्फ भाई साहब ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस रॉड को ऊपर पुश कर रहा है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, दिस स्टोर्ड एनर्जी विल रिक्वायर वर्क डन which will come from the current source और battery source। तो इससे भाई साहब ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के भाई साहब ये हो गया। देखो आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज बिटवीन 0 and 1, फॉर अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इट इज बिटवीन 1 and a little greater than 1, ठीक है। 1 से ग्रेटर होगा और थोड़ा सा भाई साहब 1 के आगे, ठीक है। और यहां पे भाई साहब फेरोमैग्नेटिक में UR will be far more greater than 1, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्यूरीज लॉ है भाई साहब, ये मैग्नेटाइजेशन, ये आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है और ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल साई विल बी इक्वल टू सी म्यू नॉट बाई टी,
ठीक है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहां पे ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी सी म्यू नॉट टी माइनस टी ऑफ सी फॉर अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। इन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डाया, ये तो वही हुए सर, ये कर चुके ना अपन अभी, फिर से क्यों आ गया? ओके, ये थोड़े से आपके भाई साहब ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे आपका यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स हो जाते हैं कि देखो रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में, ठीक है। और आपका देखो यहाँ पे ये सब एलिमेंट्स हैं विच विल शो डायमैग्नेटिज्म, और एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच विल शो पैरामैग्नेटिज्म, एंड दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच विल शो फेरोमैग्नेटिज्म। एट योर कन्वीनियंस प्लीज रेफर टू दिस टेबल, ठीक है। ओके ओके ओके, व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? अच्छा, अभी हम आते हैं भाई साहब हिस्टेरिसिस पे। एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज हिस्टेरिसिस बायोलॉजिकली? कभी कभी आप बोलते हैं ना कोई हिस्टेरिकल लाफ्टर, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेरिसिस? सरप्राइजिंगली? नहीं नहीं, नॉट सरप्राइजिंगली। हिस्टेरिकल मीन्स थोड़ा सा अद्भुत, मतलब अजीबोगरीब तरीके से हंस रहा है भाई साहब, ठीक है। मतलब हंसी आ रही है तो हंसो, लेकिन अजीबोगरीब तरीके से कोई एकदम कोई होते हैं ना चुड़ैल की तरह हंसते हैं जो लोग, ठीक है, तो उस तरीके का हंसी हम बोलते हैं हिस्टेरिकल लाफ्टर, ठीक है। सो दीज आर नोन एज हिस्टेरिकल लाफ्टर्स, ठीक है। हिस्टेरिसिस बेसिकली इज व्हाट? एन अबनॉर्मल बिहेवियर, एक अबनॉर्मल बिहेवियर को हम हिस्टेरिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हिस्टेरिसिस हमको बायोलॉजी के एस्पेक्ट में नहीं, फिजिक्स के एस्पेक्ट में समझना है। A hysteresis loop, also known as hysteresis curve, is a four-quadrant graph that shows the relationship between the induced magnetic flux density B and the magnetizing field H, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये सारी चीजों में भाई साहब ये दिखाता है hysteresis is characterized as a lag of magnetic flux density behind the magnetic field turn. So let's look at what is hysteresis. तो आपने भाई साहब यहाँ पे I को H के साथ प्लॉट किया हुआ है, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्लॉट किया हुआ है। ये आपका सैचुरेशन पॉइंट है, ये आपका सैचुरेशन पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आपको भाई साहब इस तरीके का एक लूप मिलता है, हिस्टेरिसिस लूप बोलेंगे या इसको हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस कर्व, ठीक है। ओके, इट इज अ पाथ, जैसे आपका भाई साहब ए, यहां पे देखो ए से भाई साहब बी, ठीक है, बी से सी, सी से डी, और डी से ई, ई से एफ, एंड अगेन बैक टू ए, in which a ferromagnetic substance is taken through a cycle of magnetization and demagnetization. एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये हिस्टेरिसिस कर्व रिप्रेजेंट करता है, और इसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों भी रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पाथ है ये, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, अगेन डी टू ई, ई टू एफ, एंड एफ टू ए, ठीक है। दिस इज अ हिस्टेरिसिस कर्व डिस्प्लेड बाय अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो देखो जब ये मैग्नेटाइज्ड है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज है, आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा है तो प्रॉपर्ली मैग्नेटाइज है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया? ए, ठीक है। अभी इसको आपने डीमैग्नेटाइज कर दिया है, तो ये भाई साहब गिर के किधर आएगा भाई साहब? सी में, ठीक है। इट विल एक्चुअली कम टू सी। सी मतलब समझिए यहां पे क्या है, आपका एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग से आपका नेगेटिव हो गया है, ठीक है। आपका भाई साहब ये आप जीरो हो गया है इंटरनल मैग्नेटाइजेशन। देखो इस चीज को समझो, आप इसको डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं आप? मैग्नेट्स को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट्स को रिमूव कर देंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब यहां पे देखो जीरो हो गई है, लेकिन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अभी भी देखो एग्जिस्ट कर रही है। इस ग्राफ को समझिए, अगर आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से मैग्नेटिज्म लुप्त हो जाएगा, उसमें से मैग्नेटिज्म अभी भी थोड़ा बहुत बाकी रह जाएगा। देखो आपने H को जीरो कर दिया, मतलब क्या हो गया? H को जीरो कर दिया मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया। देखो यकीन क्या ये इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ है? नहीं, इट स्टिल स्टेज देयर, ठीक है। ओके, सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो आपका डीमैग्नेटाइज हुआ, ये सी पे आया, ठीक है। ये भाई साहब आपका सी पर आया, अभी थोड़ी देर बाद और ज्यादा डीमैग्नेटाइजेशन के बाद तब जाकर ये सी पे आएगा, तब जाकर इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक, मतलब आप बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब आप नेगेटिव करेंगे तब जाकर इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? बाहर मैग्नेट था नॉर्थ साउथ पोल, इसके बीच में आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा, इन दोनों को हटा दिया, इसके अंदर अभी भी मैग्नेटाइजेशन रहेगा, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन विल स्टिल बी देयर इवन इफ द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन हैज बिकम जीरो। नाउ हाउ डू यू चेंज दिस? अगर आपने बाहर अभी साउथ नॉर्थ पोल ऐसे रख दिया, ठीक है, तब जाकर ये भाई साहब अपने आप को जीरो पे लाएगा। इफ यू अपोज इट, मतलब देखो आपका H इधर पॉजिटिव था, इधर क्या है? नेगेटिव है,
मतलब आपने पोलैरिटी चेंज की है, जो नॉर्थ साउथ पोल था उसको आपने साउथ नॉर्थ किया है, तब जाकर ये जीरो पे आएगा, तब जाकर ये इंटरनल मैग्नेटाइजेशन आपका जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है। फिर से देखो आपने अभी आपने क्या किया, अभी आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, क्योंकि आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, पहले तो भाई साहब ये जीरो पे आया, फिर अभी ऑपोजिट पोलैरिटी में ये मैग्नेटाइजेशन गेन करेगा। समझ में आ रहा है, ये झुंड जो है तो अपने आप को अलाइन करेगा ऑपोजिट मैग्नेटाइजेशन में, और एकदम एक्सट्रीम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जैसे यहां पे पहुंचा था। इसका ही को इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, ओके। जैसे ही आप इसको भाई साहब हटा दोगे तो ये ड्रॉप होता हुआ ई तक आएगा, लेकिन इसका जीरो नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, भले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया है। अभी आपने फिर से आपने क्या कर दिया, जो पहली वाली पोलैरिटी थी वही रख दी, अब जाकर फिर से ये जीरो होगा, और फिर से अभी ये भाई साहब ऑपोजिट पोलैरिटी में आपका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जाएगा। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है? इज दिस ग्राफ अंडरस्टूड? द मेन थिंग दैट is to be understood from this graph is that a ferromagnetic substance does not display zero magnetism even if the magnetizing source is removed. ठीक है, it will display zero magnetism, or internal magnetism will become zero only if you happen to change the polarity of magnetization. आप अगर पोलैरिटी को चेंज करेंगे तभी जाकर इसका ये जीरो होगा, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ओके। सो मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, ये साइकिल चलता ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये दिस इज कॉल्ड द IH कर्व और हिस्टेरेसिस कर्व। तो आप देखो भाई साहब, यहां पे आपने एक सोलेनॉइड लिया है, इसके बीच में आपने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया हुआ है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भाई साहब झुंड होते हैं पोलैरिटीज के। ठीक है, सो आपका एट I नॉट इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब आपने करंट पास किया है तो ऑब्वियसली भाई साहब आपका जैसे जैसे करंट जाएगा वैसे वैसे एक्सटर्नल फील्ड इंक्रीज होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, तो I बढ़ेगा तो H भी बढ़ेगा। अगर I और H दोनों भी बढ़ेंगे तो आपका भाई साहब देखो, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो आपका H बढ़ेगा, और H के साथ भाई साहब I भी बढ़ेगा। ये जो I है ये H से काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, और फाइनली एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। When the bar magnet is inside the coil and charges are now commencing to flow shallowly, magnetic intensity and magnetization will develop in a material. तो भाई साहब मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो जाएगी। तो आप भाई साहब अभी पहुंच जाएंगे कहां तक? सैचुरेशन पॉइंट तक। ठीक है, ओके। एट I इज इक्वल टू जीरो, अभी आपने भाई साहब फट से स्विच को बंद कर दिया। जैसे आपने I को जीरो किया तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन ड्रॉप होगा लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट से यहां तक आ जाएगा। इसको अपन बोलेंगे सैचुरेशन, इसको अपन बोलेंगे रिटेंटिविटी। ठीक है, व्हाट इज रिटेंटिविटी? मतलब जो मैग्नेटाइजेशन इसने गेन की थी उसका थोड़ा बहुत ये रिटेन कर लेगा। ठीक है, it will flow back to B. This will be the internal magnetization which it will be able to retain. ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे रिटेंटिविटी। At I is equal to zero, H is equal to zero, external magnetic field zero हो गया। जहां पे I जीरो नहीं होगा, ड्रॉप होगा, it will drop। ठीक है, रिटेंटिविटी, it is the capacity of a substance to retain its magnetism even when the magnetizing field has ceased to act. आपने भाई साहब स्विच ऑफ कर दिया तो ऑब्वियसली भाई साहब करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो भाई साहब मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, मतलब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो गया, अभी जीरो। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होना मतलब H का जीरो होना है, इसके साथ I भी जीरो नहीं हो रहा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, इट इज नॉट बिकमिंग जीरो। ओके, सो अभी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एट I इज इक्वल टू माइनस I। ठीक है, तो आप देखो I इज इक्वल टू माइनस I, मतलब अभी आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। अभी आप देखो पोलैरिटी को पहले आपने यहाँ पे प्लस माइनस रखा था, अभी आपने क्या कर दिया, देखो माइनस प्लस रख दिया है। अभी आप करंट को दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, तब आपको दिखेगा कि भाई साहब यहां से ये यहां पे दौड़ रहा है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी क्या होता है? कोएर्सिविटी इज एक्चुअली दैट गैप इन विच योर एग्जिस्टिंग internal magnetic field which was developed and still persisted in a ferromagnetic substance actually becomes zero due to change of polarity। ठीक है, आपका भाई साहब चेंज ऑफ पोलैरिटी हो गया। ठीक है, तो आपका भाई साहब I इज इक्वल टू माइनस I, H अभी बढ़ रहा है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, I अभी बढ़ेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए भाई साहब ये जीरो होगा। नाउ ड्यू टू नेगेटिव करंट डाइपोल्स आर अलाइंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप भाई साहब पिछली बार आपने देखा डाइपोल्स इस तरफ मूव हो रहे थे झुंड में, नाउ डाइपोल्स विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो कोएर्सिविटी क्या होती है? इट इज एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। क्या ये आपका भाई साहब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, ये आपका अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है टू डीमैग्नेटाइज। मतलब अभी आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी
दूसरे डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में था, अभी भाई साहब इस डायरेक्शन में ड्यू टू चेंज ऑफ पोलैरिटी, और इसी से भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बेसिकली अटेन कोएर्सिविटी। इट इज एन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल। ठीक है, अगेन एट I इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, I विल नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब ये अभी भाई साहब यहां पे पहुंच चुका है, फिर से ये इधर आएगा। ठीक है, okay, so here the current is 0 but still some magnetization characteristic is present in the dipoles which never allows them to regain their random orientations। ठीक है, तो I इज इक्वल टू प्लस, अभी फिर से भाई साहब ये देखिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेशन पॉइंट, मतलब इसके बियॉन्ड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो यू विल नॉट सी एनी इंक्रीज इन द इंटरनल मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है ये? इसके बियॉन्ड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं तो यू विल नॉट सी एनी, क्योंकि जितना झुंड था वो भाई साहब एक साइड अलाइन हो चुका है, इससे ज्यादा और अलाइनमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, मतलब करंट को ऑफ कर दिया, तब ये आएगा भाई साहब अपने रिटेंटिविटी पॉइंट पे। रिटेंटिविटी पॉइंट मतलब विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अपने मैग्नेटिज्म को ये थोड़ा बहुत रिटेन कर लेगा। ठीक है, अभी इस रिटेंटिविटी को आप ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराना पड़ेगा। जब आप ऐसा करेंगे तो इट विल रीच इट्स जीरो वैल्यू, पहला आएगा जीरो वैल्यू, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म बिल्टअप चालू हो जाएगी। अभी आप यहां पे सैचुरेशन पॉइंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, फिर से वही कोएर्सिविटी एंड देन अगेन रिटेंटिविटी, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज सैचुरेशन पॉइंट, दिस इज कोएर्सिविटी, सॉरी रिटेंटिविटी, दिस इज कोएर्सिविटी, अगेन सैचुरेशन पॉइंट, अगेन भाई साहब रिटेंटिविटी, अगेन कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी इज बेसिकली द पॉइंट wherein the internal magnetic field becomes zero. Retentivity is the point wherein the external magnetic field has become zero, however the internal magnetic field still exists. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? तो अगेन द चेंज ऑफ पोलैरिटी ऑफ द बैटरी डीमैग्नेटाइज, रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड मैग्नेटाइजेशन M, तो आप B को भाई साहब क्या लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड B, दिस विल बी म्यू नॉट इनटू H, दैट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इंटरनल मैग्नेटाइजेशन। कई कई बुक्स में भाई साहब ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी भाई साहब, म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट इंटू M। ठीक है, द एरिया एनक्लोज बाय द हिस्टेरेसिस लूप is directly proportional to the energy supplied per unit volume of the material in each cycle which is lost as heat। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये भाई साहब क्या हो जाए, लॉस्ट एज हीट हो जाएगा। ठीक है, क्यों लॉस्ट एज हीट हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया में आप कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब इसका मैग्नेटिज्म पूरा पूरा जा नहीं रहा है, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म पूरा जा चुका है। अब भाई साहब आपने पोलैरिटी को भाई साहब उल्टा कर दिया है। ठीक है, सो इस तरीके का बहुत ज्यादा फिनोमेना आपको एसी करंट्स में मिलेगा, क्योंकि एसी करंट में तो पोलैरिटी फटाफट चेंज हो रही है। ठीक है, the area enclosed by the hysteresis loop is directly proportional to the energy supplied per unit volume of the material in each cycle which is lost as heat। for permanent magnet, ठीक है, high saturation magnetization होता है, बस अब ये मोटा सा होगा देखो hysteresis loop, और for electromagnet इनका hysteresis loop will look like something like this। ठीक है, ठीक है, high saturation magnetism है भाई साहब, देखो permanent magnet का ये वाला जो है पॉइंट हाइयर है। ठीक है, हाई रिटेंटिविटी, ये वाला पॉइंट भी देखो हाई रिटेंशन है, समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट एज क्लोज टू ये वाला वैल्यू, देयर इज हाई रिटेंटिविटी। ठीक है, एंड हाई कोएर्सिविटी भी है, ये वाला वैल्यू भी आपका देखो हाई है, कोएर्सिविटी भी इज आल्सो हाई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हाई सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है भाई साहब। ठीक है, लो रिटेंटिविटी है और लो कोएर्सिविटी भी है, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएर्सिविटी। ठीक है, ओके, द फिगर इलस्ट्रेट्स हाउ B द फ्लक्स डेंसिटी inside the sample of unmagnetized ferromagnetic material varies with B dot, the magnetic flux density in which the sample is kept for the sample to be suitable for making a permanent magnet। ठीक है, तो आपका एक परमानेंट मैग्नेट है, ये आपको फिगर दिखा रहा है। ठीक है, OQ शुड बी लार्ज, अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कौन सा पोर्शन आपका ज्यादा होना चाहिए, OQ शुड बी लार्ज। ठीक है, OR शुड बी स्मॉल, तो दोनों भी आपके ज्यादा होना चाहिए, बोथ OQ एंड OR शुड बी लार्ज। ठीक है, OQ शुड बी स्मॉल एंड आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है। देखो अभी अभी आपने देखा भाई साहब परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका लो कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, लेकिन हाई सैचुरेशन होना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट में सबके सब हाई होने चाहिए। ठीक है, आपका सिर्फ हाई सैचुरेशन चाहिए किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, और आपके परमानेंट मैग्नेट में भाई साहब
आपका हाई सैचुरेशन, आपका हाई कोएर्सिविटी एंड हाई रिटेंटिविटी, तीनों भी चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे भाई साहब अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो आपका ये वाला भी ज्यादा होना चाहिए और ये वाला भी ज्यादा होना चाहिए, मतलब हाई रिटेंटिविटी और हाई कोएर्सिविटी दोनों भी होनी चाहिए, मतलब हाई ओ क्यू वैल्यू एंड हाई ओ आर वैल्यू दोनों भी होनी चाहिए, ठीक है। सो बोथ ओ क्यू एंड ओ आर शुड बी लार्ज, ओ क्यू शुड बी स्मॉल, ओ आर शुड बी लार्ज, बोथ ओ क्यू एंड ओ आर शुड बी स्मॉल। इसमें क्या होगा भाई साहब, बोथ ओ क्यू एंड ओ आर शुड बी लार्ज। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ओ क्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, हाई रिटेंटिविटी, ठीक है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग हाई कोएर्सिविटी, ठीक है। Which material is better for use in a coil of the generator of the core of a transformer? Soft iron, mild steel, stainless steel, hard iron, ठीक है। तो material to be used in the core of a transformer should have low retentivity, low coercivity, small area of hysteresis loop. So this is basically soft iron. Soft iron have better combination of the properties required for the core of a transformer, ठीक है। ये तो भाई साहब अपन समझ चुके हैं। ओके, एरिया ऑफ जो हिस्टेरेसिस लूप है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। द प्रोडक्ट बी एच दैट इज बी इंटू बी बाई म्यू, क्योंकि आपका भाई साहब देखो बी बेसिकली क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच होगा, है ना। तो प्रोडक्ट बी एच अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू, अगर एच की वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, बी बाई म्यू, है ना। बी इंटू बी बाई म्यू दैट इज म्यू स्क्वायर बाई म्यू, ठीक है। अभी आपको मालूम है म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी आपकी कितनी होती है, म्यू दैट इज परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्या ये समझ में आ रहा है? हैज द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हेंस द एरिया विद इन द बीएच लूप रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डेसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसका एनर्जी होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस भी होगा in a material when it is carried through a circle of magnetization. The source is the source of EMS used in magnetizing the material and the sink is the hysteric loss. ये आप बाद में समझेंगे। Practical importance of hysteresis loop. A study of hysteresis loop provides us information about retentivity, coercivity and hysteresis loss. तो जितना ज्यादा आपका BH का वैल्यू होगा उतना ज्यादा hysteresis loss होगा, ठीक है। Of a magnetic material, this helps in proper selection of materials for designing cores of transformers and electromagnets and in making permanent magnets. तो भाई साहब आपके अगर ट्रांसफॉर्मर का हम चुनेंगे तो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। सॉफ्ट आयरन का क्या प्रॉपर्टी है, लो कोवर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी बट हाई सैचुरेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। आपका भाई साहब अगर परमानेंट मैग्नेट है तो भाई साहब सैचुरेशन पॉइंट, कोवर्सिविटी एज वेल एज रिटेंटिविटी सबके सब हाई होने चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से अपन अलग अलग मटेरियल्स का चुनाव करते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सच मटेरियल्स हैव नैरो हिस्टेरिकल लूप। तो आपका भाई साहब देखो यहाँ पे ये आपके हम बोल सकते हैं दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल्स, ठीक है, या सॉफ्ट आयरन वाले मटेरियल्स है। तो इनका भाई साहब आपका जो इसको क्या सैचुरेशन पॉइंट्स हाई हैं बट कोएर्सिविटी और रिटेंटिविटी दोनों भी लो है, ठीक है। अगर आप देखोगे ये हो गया भाई साहब इनका क्या रिटेंटिविटी और ये हो गया आपका भाई साहब कोएर्सिविटी, दोनों भी लो है, ठीक है। ओके, सच मटेरियल्स हैव नैरो हिस्टेरेसिस लूप, कॉन्सिक्वेंटली दे हैव लो रिटेंटिविटी। इनका भाई साहब लो रिटेंटिविटी होगा, लो कोएर्सिविटी भी होगा एंड लो हिस्टेरेसिस लॉस। तो आपका भाई साहब पूरे एरिया जो ग्राफ का है B into H that will also be less. तो आपका hysteresis loss भी low होगा, but they have high relative magnetic permeability. They are used as cores of solenoids and transformers. Soft iron इसमें भाई साहब यूज होता है। हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं इसमें परमानेंट मैग्नेट्स हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। These are ferromagnetic materials which retain magnetization even after the removal of external magnetic field, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे हाई रिटेंटिविटी भी है और हाई कोर्सिविटी भी है along with high saturations, ठीक है, क्लियर है। So such materials have wide hysteresis loop, consequently they have high retentivity, high coercivity and large hysteresis loss. They are used for making permanent magnets. Steel, alnico, lodestone, ये सब आपके भाई साहब permanent magnets होंगे, ठीक है, क्लियर है। इनसे अपन permanent magnets बनाते हैं। ये आपके भाई साहब हो गए क्या, these are basically the equations on which we will be doing certain problems. म्यू की वैल्यू होती है B upon H,
बी हो गया आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड, म्यू हो गया आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और एच हो गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। साई एम हो गया ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम विच विल बी एम अपॉन एच, दैट इज एम इज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एंड एच इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट इंटू एम प्लस एच, आई प्लस एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, म्यू बाई म्यू नॉट, ये हो गया आपका परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एम जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये सेम चीज है, देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये हो जाएगा आपका क्या, टोटल डाइपोल मूवमेंट विद इन द सब्सटेंस अपॉन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, टोटल डाइपोल मूवमेंट अपॉन इट्स वॉल्यूम। साई एम की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, सी बाई टी, ये हो गया आपका क्यूरीज लॉ, ठीक है। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस साई एम। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव, ओके ओके ओके। अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट 2.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर weighs 66 ग्राम। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द मैग्नेट इज दिस मच, फाइंड द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है भाई साहब, एम इज इक्वल टू टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो पहले अपन वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई साहब, वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया हुआ है 66 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करो तो 66 इंटू 10⁻³ केजी हो गया, अपॉन वॉल्यूम कितना है, सॉरी आपका डेंसिटी कितना है 7500 केजी पर मीटर क्यूबिक, तो आपका लगभग ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, तो आपका टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना दिया हुआ है 2.5, और ये हो गया आपका वॉल्यूम, सारे एसआई यूनिट्स में है, सो यू विल गेट हाउ मच 2.84 इंटू 10⁻5 एम्पियर पर मीटर। भाई साहब आपका मैग्नेटाइजेशन होवे या आपका होवे भाई साहब एच, दोनों का ही आपका एम्पियर पर मीटर में यूनिट्स होगा, एसआई यूनिट्स, ठीक है। क्लियर है, क्या है, फिनिश कर लेना एक बार में, नहीं नहीं फिनिश हो रहा है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, मतलब ये ऐसे लोगों का, या मतलब ऐसे लोगों का, तुम अगर एब्सेंट हो किसी भी रीजन के लिए हो, तुम ऐसा दुस्साहस करोगे कि क्लास के सामने से जाओ आराम से, ऐसे भाई साहब जा रहे हैं और वो भी बराबर 8:30 से 9 बजे के बीच में, मतलब जब मैं निकलूं, एक ये, हाँ रीजन नहीं है, रीजन नहीं है, वो जा रहे हैं, जो भी करने गया हो भाई साहब। देखो ये क्राइम अगर आप कर रहे हैं तो उसके छींटे फूटे साफ कर दीजिए ना भाई साहब, वरना आप यू विल नेवर बी अ सक्सेसफुल क्रिमिनल, ठीक है। आप भाई साहब क्राइम कर रहे हैं तो कीजिए ना, लेकिन उसके सबूत मत इकट्ठा कीजिए। ये भाई साहब इनके घर से फोन आया, ओ बहुत बीमार है, ओके ठीक, मैं यहाँ से निकला बाजार में भाई साहब, फ्रेंड को बताया टाटू घूम रहे, बारिश हो रही है भाई साहब, कौन सी बीमारी होती है ये, क्या बारिश में भाई साहब फ्रेंड को लेकर घूम रहे हैं, आधे घंटे पहले घर से फोन आता है कि हम बीमार हैं। प्रॉब्लम किसी अरमान यादव का नहीं है या आदित्य भोसले का नहीं है, प्रॉब्लम पूरी मर्द जात का है, इनको भाई साहब सबूत छिपाना नहीं आता, यही है, सबूत छिपाना नहीं आता है भाई साहब। अगर मैं मतलब बोलूं ना कि जैसे अरमान जैसे या आदित्य जैसे या कोई भी यू नो जेंटलमैन अगर भाई साहब मर्डर करता है तो कैसे मर्डर करेगा मालूम है क्या भाई साहब, छुरा मार दिया मर गया इंसान, ठीक है। अब क्या करें, तो इसका दोस्त बोलेगा, जैसे समझ लो ये दोनों ही है, ठीक है, ये बोलेगा अरे भाई साहब ये छुरा साफ उफ करके उसके हाथ में रख दे, तो सुसाइड लगेगा। इंसान के पीठ में छुरा भूखा गया है, कौन से एंगल से वो सुसाइड लगेगा, ये है भाई साहब इनकी तरकीब, ठीक है, ये है इनकी तरकीब, मतलब यही है, कोई एक पैसे का दिमाग सबूत मिटाने में नहीं यूज करेंगे। आपने फीमेल्स को देखा है भाई साहब घर से निकलते हुए कभी, लाइट पंखा एमसीबी सब बंद करेंगे भाई साहब, नल बंद है कि नहीं वो भी देखेंगे, ताला लगाएंगे, ताले में लटक लटक के देखेंगे भाई साहब ताला खुल ना जाए, कितना भाई साहब केयर लेते हैं ये छोटी छोटी चीजों का। हमारे भारतीय संविधान में 1950 में हम आजाद हुए, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया, लॉज इंप्लीमेंट हो गए, वहां से लेकर यहां तक करीबन 750 लोगों को फांसी दी गई है फॉर डिफरेंट क्राइम दैट दे हैव कमिटेड, उसमें एक भी लेडी नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, ऐसा नहीं है कि किसी लेडी ने मर्डर नहीं किया रहेगा, लेकिन भाई साहब बॉडी गायब हो गई होगी पता भी नहीं चला रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है किसी लेडी ने क्राइम नहीं किया रहेगा, होता है भाई साहब, क्रिमिनल इंस्टिंक्ट सब में होते हैं,
एब्सेंट होना है तो गुरुजी के पाँव छुओ, इनसे ट्रेनिंग लो भाई साहब, है ना। ये रोज अपने डॉगी को घुमाने जाती हैं, जिस दिन एब्सेंट रहेंगी यहाँ पे नहीं, वाशी में घुमाने जाएंगी। बस पूछ लो, थोड़ा तो ट्रेनिंग ले लो यार। साढ़े 8 बजे क्लास के सामने से निकलना है। वो मैं भाई साहब पीछे से हॉर्न दे रहा हूँ, हेलो भाई साहब, क्लास के सामने से निकलना है। गुर्दा देखो इनका भाई साहब। ओ obtain the earth's magnetization assuming that the earth's field can be approximated by a giant bar magnet of magnetic moment 8 point। तो हमने भाई साहब मान लिया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये टोटल कितना है, 8 × 10⁻22 मीटर मीटर स्क्वायर। द अर्थ्स रेडियस इतना है। तो अभी अपन फिर क्या करेंगे, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट आपका भाई साहब इतना टोटल हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा अर्थ का 4/3 πr³। ठीक है, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है। ठीक है, तो m 8 × 10⁻22 × 3 ये हो गया 4/3 πr³। क्लियर है। A domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube of side length 1 micrometer। Estimate the number of iron atoms in the domain। एक डोमेन है भाई साहब जिसका देखो, डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक आयरन इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब के फॉर्मेट में है, जिसका भाई साहब साइड लेंथ कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इतना दिया हुआ है, डेंसिटी इतनी दी हुई है। तो आपका देखो एक क्यूबिक डोमेन है, ये आपका एक क्यूबिक डोमेन है, एक क्यूब है बेसिकली। ठीक है, डोमेन मतलब एक कलेक्शन ऑफ एटम्स या डाइपोल्स है जो भी है। इसका लेंथ कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर मतलब कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ओके। वॉल्यूम ऑफ द डोमेन कितना हो जाएगा L³ 10⁻�6 मीटर का क्यूब। ठीक है, 10⁻18 मीटर का क्यूब मतलब कितना हो गया, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻12। ठीक है, क्यों सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में आपकी डेंसिटी दी हुई है। तो आप भाई साहब सेंटीमीटर मतलब फिर से आपको वहां पे चेंज करना पड़ेगा अगर आपने मीटर क्यूब ले लिया तो। ठीक है, मास ऑफ द डोमेन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो आपका देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम आपने निकाला 10⁻12 और आपको डेंसिटी दी हुई है, तो मास ऑफ द डोमेन हो गया। ध्यान से देखिए, मास ऑफ द डोमेन मतलब ये जो आयरन का पीस लिया है इसका मास इतना हो गया। आयरन के पीस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको मालूम है आयरन का मोलर मास है 56 ग्राम्स। 1 ग्राम आयरन में कितने आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, एटम्स होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स 56 है ना, 56 ही है ना, 55 कैसे हो गया, खैर छोड़ो। 55 ग्राम ऑफ आयरन में मतलब 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हो गए। ठीक है, तो आपके भाई साहब इतने में कितने एटम्स होंगे, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड दिस बाय 55। इट कम्स टू हाउ मच 8.65 × 10⁻10 एटम्स। ठीक है, तो ये जो आपको सैंपल दिया हुआ है, ठीक है 1 माइक्रोमीटर का इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, इसमें आयरन के एक्चुअल एटम्स कितने हो गए 8.65 × 10⁻10। अभी डाइपोल ऑफ ईच एटम आपका कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हर एक एटम का हैज अ डाइपोल मोमेंट, ईच आयरन एटम हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मच। तो इतने सारे एटम्स के डाइपोल मोमेंट टोटल कितने हो जाएंगे भाई साहब, m × n। समझ में आ रहा है, इतना भाई साहब एक का डाइपोल मोमेंट है। आपने देखा भाई साहब जो आपको सैंपल दिया हुआ उसमें इतने एटम्स हैं, तो टोटल आपका कितना डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, दिस विल बी द टोटल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अभी आपको मैग्नेटाइजेशन निकालना है। मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, टोटल डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, टोटल डाइपोल मोमेंट इतना है। अभी आप ध्यान दो, ये जो वॉल्यूम लोगे इसको मीटर क्यूब में लेना। देखो दोनों का यूज है, यहाँ पे एक को आपने यूज किया है क्योंकि आपको ग्राम्स में मास चाहिए था, क्योंकि आपका डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में, तो आपने इसको यूज किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मास इन ग्राम्स, क्योंकि आपका मोलर मास ग्राम्स में होता है। 56 grams of iron weighs 56 gram of iron would contain 6.022 into 10⁻23 atoms। तो इसके लिए आपने इस सेंटीमीटर क्यूब को यूज किया है ताकि आप ग्राम्स में आंसर को निकाल सकें और नंबर ऑफ एटम्स को निकाल सकें। लेकिन जब आप यहां पे मैग्नेटाइजेशन को निकालेंगे तो ऐसा यूनिट के तहत ये वाला आपका भाई साहब मैग्नेटाइजेशन जो होगा वो मीटर मीटर स्क्वायर में है, वो तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन ये वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में होना चाहिए, तभी जाकर आपका मीटर पर मीटर में आएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए आपने दोनों को यूज किया है। देखो 10⁻12 एंड 10⁻18। ठीक है, फॉर मैग्नेटाइजेशन
10 raised to minus 18 meter cubic. That is the volume that has been used up. And for calculation of the mass of the iron piece, this has been used. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया. A magnetizing field of 1500 ampere per meter produces a magnetic flux of this much Weber in a bar of iron of cross section इतना. Calculate permeability and susceptibility of iron bar use. ठीक है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन भाई साहब अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया. ठीक है, एरिया वेक्टर बेसिकली. तो इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो अगर आप देखोगे भाई साहब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फ्लक्स अपॉन एरिया हो जाएगा भाई साहब. ठीक है, H की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 1500 मीटर पर मीटर. फाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 5. एरिया की वैल्यू इतनी दी हुई है. तो मैग्नेटिक इंडक्शन ये अलग अलग नामों से जाना जाता है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, अलग अलग. ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन दिस. वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, टेस्ला भी लिख सकते हैं, इट मींस वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, B अपॉन एच. ठीक है, क्योंकि B होता है आपका म्यू इंटू एच. ये परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम है, नॉट अ फ्री स्पेस. ठीक है, तो ये 0.48 अपॉन 1500 आ गया. सो दिस विल बी टेस्ला मीटर पर अमीटर. ठीक है, क्योंकि इसका भाई साहब क्या होता है, अमीटर पर मीटर होता है और ये आपका टेस्ला है, तो ये भाई साहब उल्टा हो जाएगा, टेस्ला मीटर पर अमीटर. ठीक है, अभी म्यू की वैल्यू और क्या होती है, म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई एम, वेर साई एम इज द ससेप्टिबिलिटी. तो ससेप्टिबिलिटी को अगर निकालना हो, आपको म्यू की वैल्यू मिल चुकी है. म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 और साई एम की वैल्यू निकालेंगे. म्यू को पहले म्यू नॉट से डिवाइड कर दीजिए, उसको -1 कर दीजिए. सो दैट इज हाउ यू विल गेट द ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब एनसीईआरटी का सवाल है. अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टर्न्स पर मीटर is carrying a current of 3 amperes. Its core is made up of iron which has a relative permeability of आपका यहाँ पे 5000 दिया हुआ है. सोलेनॉइड है, 500 टर्न्स पर मीटर है. ओके, I कितना है 3 और UR कितना है 5000. तो UR 5000 मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इट इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका H का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट विल बी N इंटू आई. ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. External magnetic field will be N into A, that is how much 1500 ampere per meter. UR की वैल्यू क्या हो जाएगी, relative permittivity is equal to 1 plus psi of M. तो psi M is equal to mu R minus 1, that is 5000 minus 1. तो ये हो गया approximately 499, जिसको अपन 5000 भी लिख सकते हैं. mu R की वैल्यू क्या हो जाएगी, mu R is relative permeability will be equal to permeability of the material upon permeability of free space. So this will approximately be 5000. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, दिस विल बी, ये आपको दिया हुआ है म्यू आर की वैल्यू अपन ने यहाँ पे ऑलमोस्ट दिया हुआ है 5000 है. तो 5000, तो अगर इसको 5000 लिखा अपन ने, तो म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5000 इंटू म्यू नॉट. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7. एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई एम, क्योंकि आपका भाई साहब साई एम क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई साहब, H बाई एम होती है. तो आपका ऑब्वियसली सॉरी M बाई एच होगा, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई M इंटू एच. ठीक है, साई M की वैल्यू हो गई 5000 इंटू एच हो गया आपका 1500. सो दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जो हो रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर कितना हो जाएगा भाई साहब. अच्छा यहाँ पे बताओ म्यू एच और म्यू नॉट एच क्यों लिया हुआ है, म्यू B इज इक्वल टू म्यू एच. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर यही क्यों लिया हुआ है भाई साहब. व्हाट अबाउट म्यू नॉट एम, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नहीं, कोर के अंदर. ये आपका देखो ये सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड के अंदर इस कोर में कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है उसका कैलकुलेशन है. ठीक है, इट्स कोर इज मेड अप ऑफ आयरन, सिर्फ आयरन का कैलकुलेशन नहीं है, इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका कैलकुलेशन है ये म्यू एच. ठीक है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अरे भाई साहब तुम लोग ऐसा डल क्यों दिख रहे हो, ये आपका भाई साहब एक कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर है, इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम. समझ में आ रहा है. लेकिन अगर मेरे को इसको हटाकर सिर्फ इसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो वो सिर्फ इतनी होगी भाई साहब, है ना. ठीक है, सो म्यू एच, तो ये हो गया आपका 9.4 टेस्ला.
ठीक है। द कोर ऑफ अ टोरॉइड हैविंग 300 टर्न्स, तुम लोग का हो गया क्या भाई साहब? हाँ, डन डन। देख रहे हैं भाई साहब कितने तेज बच्चे हैं ये सब। अरे